हाँ भैया, स्वागत है सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके जो मेन ऑर्गन थे वो सारे पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में या जो सहयोगी अंग है उनके बारे में। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर, यकृत या उसी को कहते हैं जिगर, है ना। तो लीवर या यकृत का क्या काम है समझिए ज़रा। तो सबसे पहले तो लीवर की जो संरचना है, लीवर एक तरह की ग्रंथि है और ग्रंथि बनी है कई सारी कोशिकाओं से। तो किन कोशिकाओं से बनी है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लीवर यदि पूछ ले तो वो है हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक कोशिकाएं। फिर हिपेटिक कोशिकाएं जो स्त्राव कर रही है वही स्त्राव कहलाता है यकृत का स्त्राव। उस स्त्राव को कहते हैं पित्तरस। पीला होता है इसलिए पित्तरस क्यों होता है वो आगे पढ़ते हैं। अब पित्तरस जो है उसके पीले होने के लिए जिम्मेवार होते हैं पित्तवर्णक, और पित्तवर्णक दो तरह के हैं, बिलीरुबिन और विलुवर्डिन, है ना। और भी कई सारी चीज़ें होती है इसके स्त्राव में, लेकिन अपने काम की चीज़ें यहाँ पित्तवर्णक, बिलीरुबिन और विलुवर्डिन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लीवर के स्त्राव में किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होता, और एंजाइम यदि होगा तो ही डाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा डायरेक्टली। अब एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहा तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है। कैसे, वो हम आगे समझते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पहले चर्चा कर लेते हैं। बिलीरुबिन, बिलुवर्डिन जो वर्णक है, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ग्रीनिश येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन्हीं के कारण ही अपन कह सकते हैं कि काऊ डंग का कलर जो है उसका कलर जो है हल्का सा ग्रीनिश होता है, हरा होता है, और इन्हीं के कारण ही यूरिन का कलर जो है वो हल्का सा पीला होता है। तो ये दोनों जो वर्णक है ये बने हैं हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन कहाँ से आया? तो समझिए लीवर के पास में ही एक और ऑर्गन है इसका पड़ोसी, जिसको कहते हैं स्प्लीन या प्लीहा। स्प्लीन या प्लीहा जो है एक तरह से ये समझिए कि बूढ़ी जो आरबीसी होती है, जो नॉन फंक्शनल आरबीसीज है, उनको डिस्ट्रॉय करना इसका फंक्शन है। मतलब अपने बॉडी में हर एक सेल का एक एज लिमिट होता है ना, कि एक समय बाद वो कोशिका काम करना बंद करने लगती है ना, क्रियाशील नहीं रहती है। तो उस अक्रिय कोशिकाओं को ख़त्म करना किसका काम है? प्लीहा का। तो प्लीहा क्या करता है कि ब्लड में जो बूढ़ी आरबीसी है उनको अलग करता है, उन बूढ़ी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, और उसके बाद आरबीसी जब खत्म होती है, टूटती है, तो उसमें से रिलीज होता है हीमोग्लोबिन। तो या हम कह सकते हैं कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ही कौन है? हीमोग्लोबिन। ऐसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर प्लीहा जो है, स्प्लीन जो है, वो आरबीसी को तोड़ेगा, खा जाएगा, और आरबीसी को नष्ट किया जा रहा प्लीहा द्वारा। इसीलिए प्लीहा को या स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। तो जब आरबीसी टूटती है तो क्या रिलीज होता है? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन को ही प्लीहा किसे दे देता है? लीवर को। और लीवर उस हीमोग्लोबिन से, जो कि रिस्पॉन्सिबल था ब्लड के रेड कलर के लिए, उस हीमोग्लोबिन से बना लेता है बिलीरुबिन, बिलुवर्डिन, जो कि अब रिस्पॉन्सिबल है येलो कलर के लिए। किसके? बाइल जूस के, पित्त रस के। क्लियर है शायद, मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि काम क्या है लीवर का। वैसे तो बॉडी का देखा जाए तो सबसे रफ एंड टफ ऑर्गन लीवर ही होता है। आसानी से बीमार भी नहीं होता, है ना, लेकिन फिर भी बीमार तो होता है। कैसे होता है? जब कंटिन्यू यदि गंदा पानी पिया जाए, दूषित पानी, दूषित भोजन यदि लिया जाए, बाहर का खाना खाया जाए कंटिन्यू, है ना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू जाते रहते हैं बॉडी के अंदर, और जब माइक्रोब्स ज़्यादा जाएंगे तो लीवर पर हमला करने लगेंगे, लीवर बीमार होने लगेगा, है ना। लेकिन लीवर आसानी से बीमार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने वाली कोशिकाएं होती है, सीधे जीवाणु खा जाती है ना। तो उनको कहते हैं माइक्रोफेजी सेल्स, या उन्हीं को कहते हैं जीवाणु भोजी कोशिकाएं। तो यही जीवाणु भोजी कोशिकाएं जो होती है, जिनको कहते हैं कुफर सेल्स या कुफर की कोशिकाएं। तो कुफर कोशिकाएं एक तरह से प्रोटेक्ट करती है लीवर को। लेकिन यदि कंटिन्यू गंदा पानी पिया जाए या ऐसा दूषित भोजन लिया जाए तो फिर जो है लीवर बीमार पड़ने लगता है, और जब बीमार पड़ने लगता है तो इसका जो फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाता। क्या काम है इसका? तो इसका काम है बाइल जूस सिक्रेट करना। अब बाइल जूस का क्या फंक्शन, पहले वो समझ लो, फिर अपन कुफर सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन में हमने सबसे पहले कहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण करना, मतलब वसा को घोलना। अब जब तक वसा घुलेगी नहीं तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगी। डाइजेशन के लिए जिम्मेवार एंजाइम कहाँ से आते हैं? पेनक्रियास से। पेनक्रियास से आता है लाइपेज एंजाइम, जो कि फैट के साथ मिलकर के फैट को तोड़ता है, किसमें? फैटी एसिड्स में, है ना।
कल अपन ने ऐसा पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा शायद, या पिछले आप वीडियो लेक्चर को देखिए, समझ में आ जाएगा। तो तोड़ने के लिए पहले वसा का घुलना ज़रूरी है, इमल्सिफाई होना ज़रूरी है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने बटर लगाया रोटी के ऊपर, चपाती के ऊपर, उसको खा लिया, है ना। बटर या घी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो वैसे ही तैरता रहेगा आपके स्टमक के अंदर, जैसे कि पानी के ऊपर तैरता रहता है, और वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो उसको पहले घोलना पड़ेगा। तो जो बाइल जूस आ रहा है लीवर से, वो उसको इमल्सिफाई करता है, घुलने का काम करता है, और घुलने के बाद में उससे लाइपेज कॉन्टेक्ट में आता है और फिर वो टूटता है आगे। तब जाकर के फैटी एसिड में टूटने के बाद में विलाई उसको एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है ना। तो यहाँ पर वसा का जो है पाइसीकरण करना, मतलब कि वसा घुल रही है किसमें, पित्तरस में, बाइल जूस में। अच्छा, ADEK, ये जो चारों विटामिन हैं इनको कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, है ना। 2 तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो ए देख ADEK, है ना, ये किस में है, फैट में सोल्यूबल है, और इनके अवशोषण में मदद हो रही है। मदद हो रही, कैसे हो रही, तो आप ऐसा समझिए कि ये ADEK किस में घुल रहे हैं, फैट में, और फैट किसके अंदर सोल्यूबल है, बाइल जूस के, पित्तरस के। तो ADEK घुला है फैट में और फैट घुल रहा है बाइल में। तो जब बाइल जूस के अंदर फैट घुलेगा, पाइसीकरण होगा, तो अब इसके साथ में कौन ऑटोमेटिक घुल जाएंगे, ADEK। और जब फैट घुलने के बाद में लाइपेज के कांटेक्ट में आके टूटेगा फैटी एसिड में, तो अपने आप कौन टूट जाएंगे, ADEK। और जब वसीय अम्लों का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, तो साथ में किसका अवशोषण हो जाएगा, ADEK का। इसलिए कहा कि ये मदद कर रहा है बाइल जूस ADEK के अवशोषण में। नहीं आई बात समझ में, वापस से रिपीट करके सुनिएगा, है ना, पूरी लिंक है। ADEK घुल रहा फैट में, फैट घुल रहा बाइल में, इसीलिए ADEK जो है तभी एब्जॉर्ब होगा जब फैट का सोल्यूबल हो, फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, है ना। फिर अगला पॉइंट है डिटॉक्सिफिकेशन या निराविषीकरण। तो हमारे द्वारा कई सारी ऐसी चीज़ें खाई जाती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, उन्हें डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी होता है ना। इसीलिए आप लोगों ने एक कॉमन लाइन सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा यदि अल्कोहल लिया जाएगा तो लीवर ख़राब हो जाएगा, शराब पीने से लीवर ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, उनके हानिकारक प्रभाव को कम करना, है ना, उसी को कहा है डिटॉक्सिफिकेशन। तो वही फंक्शन किसका है, लीवर का है, ठीक है। और साथ में ही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जैसे मनुष्य कहें तो वो यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकालता है यूरिया के फॉर्म में, लेकिन यूरिया बॉडी में नहीं बनता डायरेक्ट, है ना। अपन ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी में जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना भी किसका काम है, लीवर का काम है। ये भी एक तरह का जो है डिटॉक्सिफाई करना ही कह सकते हैं उसको, है ना। तो हाईली टॉक्सिक क्या होता है, अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक होता है यूरिया, और सबसे लेस टॉक्सिक होता है, सबसे कम जहरीला होता है यूरिक एसिड, है ना। तो यूरिक एसिड वाले, यूरिकोटेलिक सारे बर्ड्स होते हैं, यूरियोटेलिक जितने भी जीव हैं, अधिकांश जीव जंतु सारे यूरियोटेलिक हैं, और जो जल में रहने वाले हैं वो अमीनोटेलिक हैं। तो अपने बॉडी में जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करना भी किसका फंक्शन है, यकृत का या लीवर का। तो डिटॉक्सिफिकेशन, या बहुत ज़्यादा अपन कहते हैं ना कि अंग्रेजी दवाइयाँ ली जाएंगी या एलोपैथिक मेडिसिन्स ली जाएंगी तो आपका लीवर जो है वो डैमेज होने लगता है। तो इस तरह की जो चीज़ें बॉडी के अंदर जा रही है तो डायरेक्ट वो नुकसान नहीं कर सकती जब तक लीवर तंदुरुस्त है ना। तो लीवर उनके असर को कम करना, डिटॉक्सिफाई करना लीवर का काम है। अगला है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ऊर्जा का या कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करना शरीर में। मान लो आप बॉडी की रिक्वायरमेंट है 4 रोटी की, आपने 10 रोटी खा गए, तो बची हुई जो 6 रोटी है उससे जो एनर्जी मिलने वाली है वो एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट जो है इसको बॉडी स्टोर करके रखती है। लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है, तो 2 जगह, एक तो मसल्स पर और दूसरा होता है लीवर पर, है ना। अब इनमें भी मेनली आपको पूछे तो आपको आंसर देना है लीवर पर, ठीक है। तो लीवर पर कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेनली लीवर पर। फिर इसके बाद में
इसके फंक्शन हो गए कंप्लीट। आगे लिखा हुआ है कुपर सेल्स प्रोटेक्ट लीवर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जीवाणु भोजी कोशिकाएं होती है जो कि लीवर की रक्षा करती है। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है, जीवाणुओं को खाने वाली कोशिकाएं कुफर कोशिकाएं कहाँ होती है, लीवर पर होती है। इसीलिए लीवर आसानी से बीमार नहीं होता, बॉडी का सबसे रफ एंड टफ ऑर्गन है ना। लेकिन फिर भी लीवर बीमार जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव यदि अंदर जाएंगे तो लीवर बीमार होगा, और बीमार होने को ही अपन एक डिसीज़ नाम देते हैं। जब बीमार होता है तो क्या होता है कि यहाँ से जो बाइल का सिक्रीशन होना है पित्त रस का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, है ना। बाइल जो है उसी अनुपात में, उसी मात्रा में निकाला जाएगा जितनी ज़रूरत है छोटी आंत के अंदर डिओडिनम में डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती है तो ये ठीक सही अनुपात में नहीं निकल पाता, इसीलिए ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता। डाइजेस्टिव सिस्टम इंडिकेट करता है लीवर को कि भैया लीवर तुम ठीक से काम नहीं कर रहे। लीवर जो है भर भर के खूब सारा बाइल जो है निकलने लगता है यहाँ से, है ना, जो कि एक भरा हुआ एक थैले में, जिसको कहते हैं अपन पित्ताशय या गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर का वाल खोल दिया जाता है कि निकालो पूरा पित्तरस। पूरा पित्तरस बाइल पहुँच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में। डिओडिनम में बैठी हुई है विलाई, जिसका काम है एब्जॉर्ब करना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, तो वो एब्जॉर्ब करती रहती है। तो वहाँ पर जैसे ही बाइल पहुँचता है वो उसको खींचना शुरू कर देती है। बाइल एब्जॉर्ब होने लगता है और मिलाया जाता है ब्लड के अंदर। पूरा ब्लड पूरे बॉडी में कैरी हो रहा है और बाइल पूरे शरीर में पहुँच जाता है। जो भरा हुआ था पित्तरस पित्ताशय में वो पूरे बॉडी में पहुंच गया। तो जब स्किन में बहुत ज़्यादा पहुंचने लगता है स्किन के नीचे, तो स्किन का कलर येलो होने लगता है। आईबॉल्स में पहुंचता है तो आईबॉल्स येलो कलर की दिखने लगती है। नेल्स में पहुंचता है, नेल्स येलो येलो दिखने लगते हैं। यूरिन में पहुंचता है, यूरिन येलो कलर की होने लगती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जाओ बिलीरुबिन टेस्ट करवा के आओ। टेस्ट करवाते हैं ब्लड टेस्ट, तो वहाँ आता है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बढ़ चुका है। डॉक्टर कहता है आपको जॉइंडिस हो गया है, पीलिया हो गया है ना। तो उस कंडीशन में डॉक्टर कहता है कि भैया जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब उसमें क्या है, फैट, और फैट अगर जाएगा बॉडी में तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, बाइल जूस। बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करता है, लीवर, और लीवर को ही तो काम नहीं करवाना, उसको आराम देना है क्योंकि वो बीमार हो गया। इसलिए कहता है डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है ना। फिर क्या खाना है, तो डॉक्टर कहता है कि गन्ने का रस ज़्यादा से ज़्यादा लो, है ना, पपाया खाओ, या फिर इसी तरह की जो हैं ग्रेप्स खाओ। क्यों? क्योंकि ग्रेप्स में, केन जूस में, शुगर केन जूस में, या फिर पपीता में, इस तरह की चीज़ों में सीधे क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है, सुक्रोज मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है ना। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। तो ये हो गया, जितने भी मेन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं लीवर से वो सारे हो गए। सबसे पहला बनता है स्मॉलेस्ट यूनिट हेपेटिक सेल, सिक्रीशन बाइल जूस। बाइल जूस का कलर येलो, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल बाइल पिगमेंट। पिगमेंट कौन कौन से हैं, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से। कहाँ से आया, आरबीसी से। किसने आरबीसी को तोड़ा है, प्लीहा ने, स्प्लीन ने, इसलिए क्या कहा, आरबीसी का कब्रिस्तान। फंक्शन पूछे तो पहला क्या हो गया, वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। दूसरा हो गया एडीई के अवशोषण में मदद करना। तीसरा हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, और चौथा हो गया स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहाँ, लीवर पर और मसल्स पर। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन यही बात प्लांट्स में पूछ ले कि स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स, तो विच फॉर्म, तो अपने को कहना है स्टार्च। और कहाँ पर, तो ग्रेन में, उसके फ्रूट्स में, दाने में, ग्रेन में, है ना। फिर आगे कहा है कोफर सेल्स प्रोटेक्ट करती है लीवर को। तो ये हो गया लीवर। अगला अपना टॉपिक है क्या, पेनक्रियाज, है ना। और पेनक्रियाज का सिक्रीशन क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाज के बारे में अपन देखते हैं आगे। लीवर लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन लीवर से एक क्वेश्चन और जो रह गया है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो आएगा लीवर। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज या उसी को कहा है अग्नाशय ग्रंथि, जिसका स्त्राव होता है पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस। लेकिन एक बात समझ लेते हैं कि पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है ये, है ना। अब मिश्रित ग्रंथि है मतलब इसके दो हिस्से हैं, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी, है ना। तो अपन ने ग्रंथि जब पढ़ी थी तो 3 तरह की पढ़ी थी, है ना, अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी, और साथ में पढ़ी थी मिक्सोक्राइन या मिश्रित ग्रंथि टाइप की, है ना। तो ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अब थोड़ा सा एक मोटा मोटी समझ लेते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि का जो वज़न होता है, वेट होता है, वो 350 से 500 ग्राम काऊ बफेलो के लिए। गोट शीप के लिए पूछे तो 50 से 70 ग्राम, ठीक है। और इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, उसका जो सिक्रीशन होगा, बहिस्त्रावी भाग का जो स्त्राव है, उसका पीएच होता है 7.5 से 8, 7.5 to 8, मतलब एल्कलाइन नेचर का होता है।
और इस एक्सोक्राइन पार्ट के सिक्रीशन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे एंजाइम्स ही डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडिनम में। पिछले लेक्चर में ये मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। तो अमाइलेज रिस्पॉन्सिबल है कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के डाइजेशन के लिए, लाइपेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन एंड ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन, है ना। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो pH देखो 7.5 to 8 एल्कलाइन नेचर का है। अब ये जो pH वाला सिक्रीशन है ये पहुंचेगा कहाँ? डिओडिनम में। और डिओडिनम में ऑलरेडी क्या है? काइम। काइम कहाँ से आया है? एबोमेजम से। एबोमेजम में pH क्या था? 2 to 2.5। किसके कारण था? 0.5% वाले HCl के कारण। तो वहाँ था हाईली एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर वाला काइम पहुँचेगा डिओडिनम में, और एल्कलाइन नेचर वाला पेनक्रियाटिक जूस पहुंचेगा उसी डिओडिनम में। और जब जाकर के मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, तभी जाकर के ये फंक्शन करने वाले हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। तो अंतःस्रावी भाग जो है, एंडोक्राइन पार्ट जो है इस ग्रंथि का, अभी अपन ने पढ़ा बाह्यस्रावी, अब पढ़ते हैं अंतःस्रावी। तो एंडोक्राइन या अंतःस्रावी भाग के बारे में सबसे पहले लेगरहेंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया, है ना। तो लेगरहेंस साहब ने बताया कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, एंडोक्राइन पार्ट है, उसमें उभार ढलान दिखाई दे रहे हैं, मानो द्वीप की तरह हो, है ना, जस्ट लाइक आइलैंड। इसीलिए इसको नाम दिया आइलैंड्स ऑफ लेगरहेंस, है ना, या इसी को नाम दिया लेगरहेंस के द्वीप। लेगरहेंस साहब के सम्मान में ये बात बोली गई, है ना। तो उस उभार ढलान वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें 3 तरह की सेल्स दिखी। 3 तरह की सेल्स को नाम दिया गया अल्फा, बीटा एंड गामा सेल्स, है ना। तो अल्फा सेल्स जो है इनका जो सिक्रीशन होता है उसमें होता है ग्लूकेगोन हार्मोन्स। एक बात याद रखना हमेशा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसमें होते हैं एंजाइम्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड, अपनी लार ग्रंथि, टाइलिन एंजाइम, जो डक्ट के थ्रू एक से दूसरी जगह अपने सिक्रीशन को पहुंचाती है नलिका नुमा रचना से। लेकिन यदि अंतःस्रावी भाग है तो उसके सिक्रीशन में एंजाइम्स नहीं होते। एंडोक्राइन पार्ट के सिक्रीशन में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, है ना। और ये किसी नली या डक्ट के थ्रू आगे नहीं बढ़ता सिक्रीशन, ये सीधे ब्लड में मिलाया जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचता है ना। तो अल्फा सेल्स के सिक्रीशन में है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का फंक्शन है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। बीटा सेल्स का सिक्रीशन होता है इंसुलिन हार्मोन्स, और इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना। गामा या डेल्टा सेल्स के सिक्रीशन में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स, और इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। मतलब समझिए आप, काम की बात ये है कि केवल इंसुलिन ही ब्लड शुगर लेवल को घटाने का काम कर रहा है ना। अब देखिए उसको समझिए ज़रा, अपन सीधा सीधा कह देते हैं घटाने का, कैसे घटाने का काम कर रहा है? आपने खाना खाया, है ना, चपाती खाई, आपने डाइजेस्ट हुई, डाइजेस्ट होने के बाद में डाइजेशन प्रोसेस में उस चपाती के अंदर का स्टार्च अमाइलेज के प्रेजेंस में टूटा माल्टोज में, और आगे माल्टेज के प्रेजेंस में टूटा ग्लूकोज में, है ना। ग्लूकोज मतलब शुगर। उस शुगर को एब्जॉर्ब किया किसने? विलाई ने। एब्जॉर्ब करके कहाँ पर पहुँचाया? ब्लड में। ब्लड कैरी कर रहा पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में कहाँ लेके जाएगा? हर एक टिश्यू के पास, हर एक सेल्स के पास, ठीक है। सेल्स के अंदर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? उस ग्लूकोज का यूज़ करेगा, और उसी के उपयोग के बाद में एनर्जी जनरेट होगी, एटीपी जनरेट होगी, तभी जाकर के आप एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ब्लड के अंदर इस ग्लूकोज को सेल तक जाने का रास्ता नहीं पता है। वो रास्ता कौन दिखाता है? वो रास्ता दिखाता है ये इंसुलिन। क्या करता है इंसुलिन? जैसे ही आपका डाइजेशन हुआ डिओडिनम में, वहाँ पर विलाई एब्जॉर्ब कर रही है ग्लूकोज को, साथ में उसी डिओडिनम में ही क्या पहुँच जाता है? इंसुलिन पहुँच जाता है ना। इंसुलिन जब पहुँचा तो इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड में पहुँच रहा है ना। तो इंसुलिन जब ब्लड में पहुँचा तो वहाँ ब्लड में उसको क्या मिला? वहाँ उसको मिला ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को ये इंसुलिन कहता है कि भैया आपको इधर, सेल इधर है, इधर चलना है ना। सेल के पास में जब लेके जाता है ग्लूकोज को तो सेल का गेट नॉक करता है, कोशिका अपना दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को आवाज़ देता है, भैया माइटोकॉन्ड्रिया लो मैं ग्लूकोज लेके आया हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज देता है, तब माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को जो है एटीपी में कन्वर्ट करता है, तभी आपको एनर्जी फील होती है। अब क्या होता है कि जब
आजकल जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है कि लेट नाइट तक जागते रहो, दिन में पड़े रहो, है ना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग चल रही है, ड्रिंकिंग चल रही है, चाय चल रहा है ना, आजकल तो बढ़िया चाय सुट्टा बार खुलते जा रहे हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें जब कंटिन्यू बढ़ती है, बैड हैबिट्स बढ़ती है, तो आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो गड़बड़ होने लगता है। पेनक्रियाज को जितना पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना था वो सही रेशो में सिक्रीशन नहीं हो पाता है। और ये जो सेल्स है बीटा सेल्स, इन बीटा सेल्स को सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं मिलने के कारण ये धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होने लगती है, डेड होने लगती है। जब बीटा सेल काम करना बंद करेगी तो इंसुलिन नहीं निकलेगा। जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, आप जो खाएंगे उससे ग्लूकोज अलग होगा, वो ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, लेकिन ब्लड में से उस ग्लूकोज को लेकर के सेल तक ले जाने वाला तो आया ही नहीं। तो फिर क्या होगा, ब्लड के अंदर धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़ने लगेगा। और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा तो अपन क्या कहते हैं, शक्कर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, डायबिटीज़ हो गया, है ना। तो डायबिटीज़ जब होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, यदि बॉडी के अंदर पहले तो कोशिश करता है कि ये बीटा सेल फंक्शन करना शुरू कर दे और नेचुरल तरीके से इंसुलिन मिलने लगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो उसमें टाइप 1 टाइप 2 स्टेज बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें अपन नहीं जाते। तो फिर क्या करता है डॉक्टर, कंपोज भर के आपको इंजेक्शन दे देता है, लो भैया जब भी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो, पैनिक फील करो, तो आप जो है एक इंजेक्शन ठूंस लेना, है ना। तो उस इंजेक्शन में क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया गया इंसुलिन जो बॉडी बना रही थी, अब वो इंजेक्शन के थ्रू आप ले रहे हो। तो वही इंसुलिन जब जाता है ब्लड में तो क्या करता है, उस शुगर को डाइजेस्ट करवाने के लिए आगे बढ़ाता है ना। तभी आपको एनर्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट, डलनेस जो फील होती है उससे आपको निजात मिलती है। तो इस तरह से जो नेचुरली हो रहा था वो आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी उस पर डिपेंड हो जाती है ना। तो इस तरह से इंसुलिन हार्मोन ब्लड के शुगर लेवल को कम कर रहा है और ये दोनों उसको बढ़ा रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा नंबर सभी लोगों को पता ही है, पिछले लेक्चर्स में मैंने दे चुका हूँ। और अच्छा, कई सारे लोगों का कहना है सर आपके लेक्चर आते हैं पता ही नहीं चलता है कब आ जाते हैं, है ना। तो भैया कोई टाइम फिक्स नहीं है अपनी क्लास का, ठीक है। जब मूड हुआ तब बना दिया, जब समय मिला तब बना दिया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सारे लेक्चर्स आपको पता चलते रहें तो ये नीचे एक बेल आइकॉन दिया होगा, तो उस बेल आइकॉन को, उस घंटी को आप प्रेस करिए, तो उससे आपको मालूम पड़ते रहेंगे, जब जब लेक्चर आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप उसको सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी हैं अपने साथ में जो स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम्स की, तो उनको जो है ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आने वाले टाइम में उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। बहुत जल्दी हम लोग एग्रीकल्चर पे भी वर्क करने वाले हैं, उसके लेक्चर में डालने वाला हूँ, है ना। और पर इसके पहले जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में अगले। इसके बाद हम लोग जो है फीडिंग वाले चैप्टर पे आएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी वहीं से होता है। और वहाँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बना रखी है, तो वो ट्रिक्स जो है मैं आपको बता दूंगा, तो सभी लोगों के लिए काम की हो जाएगी, खासकर पीएटी वालों को, एग्रीकल्चर का जो अभी एग्ज़ाम देने वाले एंट्रेंस वाला, उन लोगों को, है ना। कई लोग जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको भी, और जो मुझसे नहीं पढ़े हैं उन लोगों को भी, ठीक है। क्योंकि वहाँ बड़े बड़े चार्ट हैं और उन चार्ट को रटने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग रटवाते हैं, रटना नहीं है उनको। वहाँ कुछ फॉर्मूले तैयार किए हैं और डायरेक्ट आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो उन पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब वो आएगा, ठीक है। बाकी लोग बढ़िया प्रिपरेशन करिए। और कल के पेपर में एक न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी ली होगी, व्हाट्सएप का ज़माना है, आप लोगों के पास में वो पोस्ट आ ही गई होगी कि कोर्ट में जो चला गया था इस तरह का मैटर कि नीट जेईई ना ली जाए कोरोना के चलते। लेकिन ऐसा नहीं है, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो 1 साल का हम बर्बाद नहीं कर सकते, लोगों की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते। तो एग्ज़ाम तो होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो इससे ये चीज़ और कन्फर्म हो गई है कि पीएटी का एग्ज़ाम भी अभी होगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, बाकी अफवाहों से बचिए, है ना। और बाकी जो और दूसरे ऑप्शंस हैं कि यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो पहले आप लोग पीएटी दे दीजिए। एग्ज़ाम का क्या आप लोगों को जो है आंकड़ा मिलता है कि हम इतना कवर कर रहे हैं, इतने नंबर पे होता है नहीं होता है, उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद भी प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, उनमें सीटें खाली रहती हैं, तो उन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, है ना। अभी आप लोग बढ़िया तैयारी करिए। बाकी सभी लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए, मस्त रहिए, खूब सारा पढ़िए, है ना। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे कल चर्चा करते हैं। और कल चर्चा करेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। कई सारे स्टूडेंट्स के भैया मैसेज आ रहे थे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था तभी आ रहे थे कि सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब पढ़ाओगे, मुझे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में नहीं आया। तो भैया बाकी टॉपिक्स भी है, उनको भी पढ़ लिया करो कि केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरेस्ट है तुम्हारा, सारे क्वेश्चन वहीं से थोड़ी आ जाएंगे, है ना। तो गधड़े लोगों, कल हम लोग चर्चा करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो थोड़ा सा पढ़ के आओ, पुराने जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास में वो पढ़ लेना ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।